नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबको पता है, मैं आप सबको सुना रही हूँ आजकल केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोबर की शर्त। आज इस उपन्यास का 25वां भाग है। पिछले भाग में आपने सुना कि चंदन और ओंकार एक साथ मिलते हैं बाला के परिवार से। फसल के संदर्भ में कुछ काम होता है उन्हें, तो उन दोनों की भेंट होती है। उसी संदर्भ में बाला का पिता पचीसा ओंकार से थोड़ी जमीन मांगता है बटाईदारी के लिए, ताकि वो खेती करके इसी गांव में बस सके। और ओंकार उसे कहता है कि कुछ ले देकर बाला का कहीं ब्याह कर दे। पचीसा कहता है कि बाला कहीं ब्याह करने के लिए आसानी से तैयार नहीं है, लेकिन वो कर देगा। ओंकार इसलिए भी उसे कहता है बाला का ब्याह करने, क्योंकि ओंकार को गुंजा, चंदन और बाला के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। और चूंकि जिस समय का लिखा हुआ ये उपन्यास है और जो इसकी पृष्ठभूमि है, जाति प्रथा इतनी ज्यादा चरम पर थी कि ये लोग सवर्ण थे और वो छोटी जात के, जो उस समय माना जाता था। तो उस हिसाब से दोनों का ब्याह, तो दोनों का रिश्ता तो संभव था नहीं। और इस तरह के संबंध को गांव समाज या कोई भी समाज अच्छे नजरिए से नहीं देखता। तो ओंकार अपने परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहता है कि वो बाला का कहीं ब्याह कर दे। अब आगे घर के खाने भर को रख लेने के बाद चंदन ने 500 रुपए का जनेरा बेचा। रामगढ़ के 3 बनिए आकर तौला ले गए। जिस दिन अनाज बिका उसी दिन ओंकार किसी मुकदमे की तारीख में बलिया गया था। 500 रुपए जब चंदन ने गुंजा के हाथ में रखे तो वो बोली, बिका? चंदन बोला, जनेरा बिका है। तो मैं क्या करूं? अरे अपने पास रख लो, चंदन ने कहा। नहीं, भैया आवे तो उन्हीं को दे देना। मुझे तुम्हें क्यों नहीं रखते? गुंजा ने थोड़ा घबराते हुए कहा। चंदन हंसकर बोला, हमारे पास मेहरारू लड़के कहाँ हैं जिनके लिए रुपये रखूं? रुपया पैसा तो माया है और साधु संत को माया से दूर रहना चाहिए। और ये कहकर चंदन गुंजा को निहारने लगा। गुंजा के चेहरे में कृत्रिम तनाव आ गया। हाँ, 100 चूहा खाए के बिलाड़ बनी भक्ति। वाह रे साधु संत। हंसते हुए चंदन ने गुंजा का आंचल पकड़कर फैलाया और रुपयों की गड्डी उसमें डालकर बोला, ये चंदन की कमाई है। जब तक कोई बांटने वाली नहीं आती तब तक इस पर तुम्हारा हक है। और आंचल का एक छोर मोड़कर गुंजा का हाथ खींच उसे थमाते हुए बोला, अब ये मत कहना कि चंदन ने तुमको कभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, जो दिया सो लिया। अभी क्या, जब तक जीऊंगी चंदन तुमसे लेती ही रहूंगी। अब हमारी तरफ से इन रुपयों को ले लो और ददरी के मेले से एक भैंस खरीद लाओ, बढ़िया सी जमुना पारी। चंदन ने बोला, गाय तो घर में है ही, दूध पूरा नहीं पड़ता क्या? नहीं, दूध भी पूरा नहीं पड़ता। गाय का दूध रामू के लिए रहेगा, बाकी लोग भैंस का पियेंगे। घी तो खरीदना पड़ता है। भैंस आ जाएगी तो घर में घी, दूध, दही सभी का सुख हो जाएगा। चंदन बोला, लेकिन भैया? गुंजा ने कहा, भैया ही तो कह रहे थे। उन्होंने ही कह दिया कि चंदन से पूछ के तय कर लेना। बलिया से लौटते हैं तो संग में चले जाओ और मनपसंद दुधारू जमुना पारी ले आओ। चंदन कुछ देर तक सोचता रहा। फिर गुंजा बोली, इसमें सोचने की कुछ बात नहीं है, कभी कभी हमारी बात भी मान लिया करो। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी ही? ऐसे ही कभी कभी का ढंग तुमको पहले क्यों नहीं आया गुंजा? कतकी की बुआई में चंदन तन मन की सुधि भूल गया। बाहर चंदन, भीतर गुंजा और बीच में ओंकार दोनों को संभालने वाला। गेहूं, जौ, चना, मटर, उड़द इत्यादि के बीज बनाने के लिए सूप चलाने के कारण रोज सांझ को गुंजा की बाहें फटने लगती। सुबह शाम रसोई तन्हा दे गुंजा तड़फड़ा कर रह गई। चंदन ने पचीसा को उसका मनचाहा खेत क्या दे दिया। पचीसा पालतू कुत्ता बन गया। ओंकार ने कुछ रुपए दे उसे बैल खरीदवा दिए। चंदन के पास 20 बीघे खेत थे। पहले वो 10 बीघे बोता था।
5-7 बीघे लगान पर बंदोबस्त करके बाकी खेत प्रत्येक वर्ष हाल बनने के लिए परती छोड़ दिया जाता था। इस साल पचीसा का सहारा मिला तो लगान पर बंदोबस्त होने वाले खेत भी ओंकार की राय से चंदन ने बोआ दिए। पचीसा एक पैर पर खड़ा रहने लगा तो चंदन ने 2 बीघे खेत और उसे अधिया पर दे दिए। बोआई समाप्त हो गई तो लगा बेटी की बारात विदा हो गई। घर के लोग चंदन, ओंकार, गुंजा जोर जोर से टूट गए, अंग अंग से छितरा गए, थक कर चकनाचूर। बैलों की गर्दनों पर रोज सांझ को हरवाही से लौटने के बाद पिसी हुई हल्दी और कड़वा तेल छाप दिया जाता, तो भी सूजन दबने में 15 से दिन लग गए। बोआई के बाद भी चंदन, ओंकार बैलों की गर्दनें गर्म पानी से धोकर उस पर पिसी हुई हल्दी और कड़वा तेल छापते रहे। भृगु क्षेत्र में दरदर मुनि के नाम पर कार्तिक की पूर्णिमा से आरंभ होकर 15 दिन तक लगने वाले मेले की प्रतीक्षा ज्वार कर रहा था। बोआई प्रायः समाप्त हो गई थी। स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा में कुछ लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए थे कि अगर ये नक्षत्र बरस गया तो बुआई हो जाएगी, क्योंकि इसके बरसने के बाद बुआई करने पर खेतों में अनाज बहुत अधिक उपजता था। चंदन के घर तैयारी हो रही थी मेले से भैंस खरीदने की। पूर्णिमा के दिन ओंकार ने पचीसा को साथ चलने के लिए पहले से ही कह रखा था। पचीसा पुराना नेटुआ था, भैंसों की अच्छी पहचान करता था। चतुर्दशी की सांझ को ही ओंकार, पचीसा और चंदन रेलगाड़ी से बलिया चले गए। 15 दिन तक टिकने वाले मेले की भीड़ अपार थी। हर दिशा से लोग आ रहे थे। हाथी को छोड़कर सभी जानवर इस मेले में बिकते हैं। लकड़ी के सामान, चौखट, दरवाजे, कपड़े, जूते, लोहे के बक्स इत्यादि की बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं। गंगा के तट पर लगने वाले इस मेले में 15-15 कोसों से औरत मर्द उमड़ पड़ते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को गंगा में स्नान, दिन भर मेले की घुमाई और खरीदारी, फिर रात को या दूसरे दिन घर को वापसी। पहले 4-5 दिन जानवरों की खरीद बिक्री में बड़ी भीड़ रहती है। सवेरे गंगा जी में नहा धोकर चंदन, ओंकार और पचीसा ने तय किया कि पहले भैंस खरीदी जाएगी। लोग भैंसों की बाजार में घुसे। एक से एक बढ़िया नस्ल की भैंसें, गोल मुड़े हुए सींगों में तेल पुता हुआ, गर्दन में कौड़ियों की माला और घंटियां टुनटुनाती हुई 5-7 लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी। हर भैंस के आगे अपनी मोटरी गठरी के साथ बेचने वाले। आगे आगे पचीसा, पीछे पीछे ओंकार और चंदन भैंस पसंद करने लगे। कुछ देर बाद एक भैंस पसंद आई, पहले बियान की। बातचीत के बाद पचीसा स्वयं दूहने बैठ गया। हल्के मुलायम हाथ पर ही भैंस थन से दूध फेंकने लगी। जैसे जैसे सौदा तय हुआ, पचीसा ने खुशी से हाथ हिलाया। ओंकार ने 10 रुपये गिनकर पगहा पकड़ा। पचीसा पर्रू को आगे ठेलने लगा। चंदन भैंस हाँकने लगा। लोग पैदल गांव की ओर बढ़े। दिन भर लग जाने थे पैदल जाने में। दूसरे दिन सवेरे 2 घड़ी चढ़ने पर द्वार पर पचीसा आया। चंदन पलानी में से रात का गोबर उठा रहा था। बाहर धूप में ओंकार दतवन कर रहा था। बगल में कौड़ खाली पड़ा था। पास की लकड़ी से कौड़ की दबी आग इधर उधर करता हुआ पचीसा वहीं बैठकर हाथ सेंकने लगा। क्या है पचीसा? ओंकार ने दांतों पर दतवन चलाते हुए पूछा। आज 3 दिन से बाला को कसके बुखार चढ़ा है, अकबक कर रही है। खरहर चलाते हुए चंदन के हाथ एकाएक रुक गए। वो पचीसा की बात सुनने लगा। तो ओंकार ने पूछा। तो चाहता था कि चौबे छपरा जाके वैद्य जी से कुछ दवाई ले आता, पचीसा ने जवाब दिया। ओंकार ने कहा, जाओ ले आओ, इसमें पूछने की क्या बात है। पचीसा ने कहा, लेकिन मैं तो चाहता था कि अगर आकर वो देख भी लेते हो तो उसकी महतारी को संतोष आ जाता। कल से मुंह उदास किए है, लेकिन हाथ में तो कुछ है नहीं, जाऊं तो क्या लेकर। ओंकार ने पूछा, तो ऐसे साफ क्यों नहीं कहते कि रुपए चाहिए, कितने चाहिए? पचीसा ने कहा, अभी 10 दे दीजिए।
ठीक है, मैं रुपए दे देता हूँ, दवाई जाकर ले आओ। वैद्य जी से कह दोगे तो वो आ भी जाएंगे। आओ चलो, घर चल रहा हूँ, वहीं रुपये ले लेना। ओंकार के पीछे पीछे पचीसा घर चला तो चंदन के मन में कुछ छटपटाहट सी होने लगी। आंखों के सामने बार बार बाला ही आ जाती थी। रह रहकर ध्यान पश्चिम की बारी की ओर चला जाता था। बहुत चाहा कि काम में मन लगाए, लेकिन मन बेकाबू हो गया। चरण पर से गोरुओं को हटाकर अलग धूप में बांधा, फिर पकवा इनार के पत्थर पर गड़ासी की धार तेज करने लगा। ओंकार जलपान करके घर से लौट आया। आते ही चंदन पर बिगड़ा। आज दतवन कुल्ला नहीं होगा क्या? बेर सबेर का कुछ ध्यान है? और गरासी पिजोने की कौन सी जल्दी है? चलो उठो, दतवन करके घर जाओ। ओंकार ने चंदन के हाथ से गड़ासी ले ली और बोला, पलानी में दतवन खोज दिया है, जाके ले लो। और रामू से थोड़ा तेल भिजवा देना, आज घाम में तेल लगाने का मन करता है। मुंह धोकर जलपान करने जब वो घर पहुंचा तो गुंजा मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हारी बुलाहट है? चंदन ने भेद भरी चितवन से पूछा, कहाँ? बस समझ लो। बताओ भी तो। अच्छा लो, पहले जलपान कर लो, फिर बताती हूँ। गुंजा चंदन के आगे एक कटोरी में तीसी के 2 लड्डू रखती हुई बोली। चंदन उसे देखकर बोला, ऊंट के मुंह में जीरा, इतने से क्या होगा मेरा? तो एक ही दिन में सब खत्म कर दोगे क्या? गुंजा ने थोड़ा झिड़कते हुए कहा। तो ले जाओ ये भी, खाली 1 लोटा जल दे दो, जलपान हो जाएगा। चंदन ने बनावटी गुस्से से कहा। गुंजा बिगड़ गई। तुम तो हैरान करके रख देते हो। एक दिन सवेरे कुछ खाने को ना मिले तो मेरी आफत कर दोगे, और घर में कुछ बनाओगी तो भस्मासुर की तरह एक ही दिन में चट करने के फेर में। हमको क्या, मैं सब ले आके रख देती हूँ। गुंजा झमक कर मुड़ी तो चंदन ने लपक कर उसका आंचल पकड़ लिया। जरा सी बात पे खिसे आ जाती हो, चंदन ने मनुहार करते हुए कहा। आंचल अपनी सास का पकड़ना, गुंजा मुस्कुराती हुई बोली। एक लड्डू मुंह में रखते हुए चंदन बोला, एक और ला दो। भीतर से 2 और लड्डू लाकर कटोरी में रखती हुई गुंजा बोली, देवरानी बीमार है, देखने गए कि नहीं? चंदन खाते हुए बोला, बकबक ना किया करो। हंसी नहीं करती, 25 रुपए ले गए हैं, भैया से पूछ लेना। ले गए होंगे। रामू से कड़वा तेल भिजवा दो, भैया ने मांगा है, मैं एक काम से जा रहा हूं। और घर से बाहर निकल पहले तो चंदन खंड की ओर बढ़ा, फिर वापस मुड़कर दूसरी गली पकड़ ली। राह में 1-2 जगह रुककर पश्चिम की बारी की ओर बढ़ा। गढ़ा पार किया, शिवाला डाक गया, फिर बगीचे में। दूर से ही देखा बाला की महतारी मड़ई के आगे आंगन में बैठी है। पास पहुंचते पहुंचते वो उठकर भीतर चली गई। आंगन में खड़े हो चंदन ने पचीसा का नाम पुकारा तो बाला की महतारी निकली। चंदन ने पूछा, बाला को क्या हुआ है? बाला की महतारी बोली, भले आगे, ऐसा तेज बुखार चढ़ा है कि उसे सुधी भी नहीं है, बस कभी कभी तुम्हारा नाम दोहरा देती है। आओ ना, भीतर चल के देख लो। चंदन भीतर पहुंचा तो बाला चादर से मुंह तोप कर चित्त लेती थी। महतारी ने द्वार पर से ही आवाज लगाई, मुंह खोल रही, चंदन आए हैं। चंदन का नाम सुनते ही बाला ने मुंह पर से चादर हटा दी। गोरा चेहरा तमतमाया हुआ, एकदम लाल, बड़ी बड़ी आंखों में खिंचे हुए डोरे, अस्त व्यस्त से बाल थे उसके। बाला कुछ नहीं बोली, चंदन का मुंह निहारती रही वो चुपचाप। जोर से तपते हुए चेहरे में पल भर को चैन आ गया। चंदन ने झुककर उसका मुंह देखकर पूछा, तुम्हारे गाल पर दाने कैसे हैं? दाने? दाने कैसे होंगे? कुछ, बाला ने जवाब दिया। चंदन ने उसकी मां को बुलाया। मुंह पर दाने का नाम सुन उसे जैसे झटका लगा। वो गौर से बाला का मुंह देखने लगी। गाल, ललाट, गर्दन, सब पर छोटे छोटे दाने। ए चंदन, बाहर निकलो, इसे माता निकली है। इसका बाप मिले तो मना कर देना कि दवा के लिए ना जाए। चंदन ने कहा, वो तो गए रुपये लेकर।
लेकिन उसके मन में भय भर गया और वो चुपचाप अपने द्वार पर चला आया। दूसरे दिन पचीसा से ही जाना कि बाला को बड़ी माता निकली है, बहुत जोर का चढ़ाव है, रोम रोम में दाने निकल आए हैं। चंदन ना जाने क्या क्या सोचता रहा। रह रहकर बाला की बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुंह, घुंघराले बाल और बगलों की पांखें सी धप धप सफेद साड़ी याद आती। तो कभी ज्वर में डूबा हुआ लाल तमतमाया चेहरा, गाल और ललाट पर माता के बड़े बड़े दाने। अब न जाने क्या हाल होगा। चंदन ये सोच सोच कर अपने आप को किसी काम में जबरदस्ती लगा देता। बीमारी बाला के घर तक ही नहीं रही, गांव में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने लगी। माता का प्रकोप बढ़ने लगा। गांव भय से कांप उठा। उपन्यास का ये भाग आज यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 25वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।